हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे द यूनियन बजट 2021 की हाइलाइट्स के बारे में। यानी कि जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, उस बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आम पब्लिक को क्या मिला, बुजुर्गों को क्या मिला और कौन से सेक्टर को इस बजट से कितना फायदा हुआ। कोरोना के लिए इस बजट में क्या बड़ा ऐलान किया गया था, ठीक है। और जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कंपनीज हैं, पीएसयूज वगैरह, उनके लिए क्या लाया गया था, आम आदमी के लिए क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस बजट में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बजट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। जिन लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, होने वाले हैं, उनके एग्जाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, स्किप मत करिए, पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2020 और 21 की। ये पूरा जो पीपीटी है, वीडियो है, पूरा हिंदी में है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है, कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था पेपरलेस बजट। यानी कि निर्मला सीतारमण भारत की पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने की पेपरलेस बजट को पार्लियामेंट में पेश किया था, लोकसभा में इन्होंने पेश किया था, ठीक है। और साथ ही साथ ये पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बही खाता, यानी कि बजट को एज अ बही खाता इन्होंने कहा, ठीक है। और बही खाते में ये लेकर के आई। वरना क्या होता था, इससे पहले जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे वो हमेशा बजट को सूटकेस में लेके आते थे। लेकिन निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद सूटकेस वाला जो ट्रेडिशन था वो हटा दिया था। तो नेक्स्ट है, डिजिटल बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की पहली ऐसी कौन सी वित्त मंत्री हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने कि पेपरलेस बजट यानी कि डिजिटल बजट को पेश किया, वो है निर्मला सीतारमण, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है, 100 और जिलों में मिलेगी सीएनजी और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा। और पश्चिम बंगाल के लिए, जहां पे जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल की, ठीक है। जहां पे आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारी बीजेपी रैली कर रही है, वहां पे चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। तो बीजेपी चाहती है कि इस बार सत्ता में वेस्ट बंगाल की सत्ता उनके हाथों में आए। तो काफी अमित शाह भी वहां पे गए हैं, जेपी नड्डा जी भी वहां जा चुके हैं, ठीक है। मोदी जी गए हैं रैली वगैरह करने के लिए। तो उसके लिए, उसी वेस्ट बंगाल के लिए इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए दिए हैं सड़क परियोजना को लेकर के, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बजट में क्या था। तो ये बजट, इसको एक आपदा में अवसर की तरह देखा गया, बिकॉज आप सबको पता है कि पिछले एक साल से कोरोना चल रहा है। यानी कि मार्च में 24 मार्च से भारत में लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। जो कि 2 महीने कंप्लीट लॉकडाउन चला था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस बहुत सारे चरणों में, उस फेजेस में उस लॉकडाउन को खोला गया था। तो अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही घाटे में है, यानी कि गड्ढे में घुस गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे ये आपदा में अवसर की तरह इस बजट को देखा गया कि इतनी बड़ी आपदा से यानी कि भारत कैसे उभर सकता है, आगे कैसे भारत की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और बेटर परफॉर्मेंस दी जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया है आपदा में अवसर। और साथ ही साथ इसमें है, जल जीवन मिशन पर विशेष फोकस दिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय पोषण अभियान, यानी कि एक अभियान, अभी पोषण अभियान 2.0 को लॉन्च किया गया है। यानी कि पोषण अभियान के अंदर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, जो कि कुपोषण का शिकार अक्सर हो जाते हैं, तो इस अभियान के तहत उन लोगों तक एक प्रॉपर न्यूट्रिशन उन लोगों को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और जल जीवन मिशन क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत क्या है कि एक पाइप्ड वाटर
2024 तक ये लक्ष्य रखा है सरकार ने कि पाइप्ड वाटर सप्लाई करना है सारे रूरल हाउस होल्ड में, यानी कि जो भी इंटीरियर में इलाके आते हैं, गांव देहात के इलाके हैं, वहां तक। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे डिटेल में पढ़ते हैं कि आपदा में अवसर और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए या जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये बजट आपदा में अवसर की तरह है, यानी कि हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि इस बजट को सारे लोग इस तरीके से देखें कि आपदा में अवसर की तरह, यानी कि कोरोना की वजह से पूरा देश इकोनॉमी लॉस से ग्रसित है, यानी कि केवल भारत ही नहीं विश्व के सारे देश इस चीज से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसी आपदा में अवसर ढूंढते हैं कि हम कैसे इन चीजों से बाहर निकल सकें। ठीक है, नेक्स्ट है जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल का कनेक्शन दिया जाएगा, यानी कि पाइप्ड वाटर सप्लाई किए जाएंगे, और 5 साल में ये लक्ष्य होगा 2.87 लाख करोड़ इस पर खर्च करने का। ठीक है, सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम पोषण अभियान का विलय और मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। ठीक है, ताकि तो जो आने वाली जनरेशन है भारत की, स्पेशली द प्रेग्नेंट वुमेन्स और जो छोटे बच्चे हैं 5 साल 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो कुपोषण के शिकार ना हो, उससे उन्हें मुक्त करना, मतलब भारत को एक कुपोषण से मुक्त करना है। नेक्स्ट है यूनियन बजट 2020 में अब जानते हैं कि हेल्थ, इस बजट के अंदर हेल्थ सेक्टर के लिए क्या क्या चीजें लाई गई हैं। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में है कि हेल्थ सेक्टर में निवेश को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हेल्थ सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर विशेष फोकस दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और पीएम की आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, और 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सिर्फ हेल्थ सेक्टर में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस सेक्टर को सरकार ने कितना रुपया दिया। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन एडमिशन होंगे जिसमें कि 7,000 ग्रामीण और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगी। ठीक है, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे, जिसमें जैसे कि देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, 602 ब्लॉक में। ठीक है, क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे। तो ये इस बार के लिए विशेष रहा हेल्थ सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन में सरकार ने इसके तहत क्या क्या चीजें रखी हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 11,41,676 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, 11,41,676 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन, यानी कि स्वच्छ भारत 2 अर्बन जो मिशन है उस पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 की शुरुआत होगी, और शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में, यानी कि अभी से 2021 से अगले 5 साल के पीरियड में 1,41,678 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए का देने का की बात कही है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल्स को मजबूत करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हुए हैं। ठीक है, बजट तो बहुत ब्रीफ है, उतना पढ़ना ठीक है पॉसिबल नहीं है, उतनी सारी चीज़ों को याद रखना। वही पॉइंट्स इस वीडियो में डाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और जो भी लोग मुझसे मेरे टेलीग्राम
चैनल और फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है। आप वहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे हम फ्री पीडीएफ मटेरियल और फ्री क्विज अरेंज करवाते हैं ताकि तो आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने क्या किया है। तो कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है और 4 नए इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेंगे। यानी कि अभी तक हमारे पास बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूट थे वायरोलॉजी के, यानी कि रिसर्च के। ठीक है, जैसे ही कोरोना आया तो सरकार को लगा कि नहीं, अभी हमारे पास और ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहां पे हम इस तरीके के रिसर्च कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आज कोरोना है, मे बी पॉसिबल कि अगले बार कुछ और हो, उसके नेक्स्ट टाइम कुछ और हो, और हमें और वैक्सीन्स बनानी है, हमें रिसर्च करनी है नई नई चीज़ों पे, तो उसके लिए हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। तो इसीलिए इस बार सरकार ने प्रावधान डाला है कि 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेंगे और कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का देने का प्रावधान सरकार ने अपने बजट में रखा है कि इतना सरकार देगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोविड वैक्सीन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि करंट चल रहा है कोरोना और वैक्सीनेशन चालू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब बजट में, ठीक है, गाड़ियों को लेकर के, यानी कि जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको लेकर के सरकार क्या लेके आई है। ठीक है, तो बजट 2021 में पुरानी कारों के लिए सरकार लाई है स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक है, तो यानी कि वॉल्टरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया है सरकार ने। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 20 साल पर्सनल व्हीकल, यानी कि आपकी जो भी कार है, बाइक है, जो भी है व्हाटएवर आपके पास, उसके लिए 20 साल पर्सनल व्हीकल के लिए और 15 साल का समय दिया है कमर्शियल व्हीकल के लिए। यानी कि अगर इससे ज़्यादा वक्त उन्हें हो जाता है तो वो अनफिट माने जाएंगे। आप अगर आज गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो आप केवल 20 साल उस कार को चला सकते हैं, और अगर आपने कोई ट्रक खरीदा है, टेम्पो खरीदा है, कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदा है, तो उसको सिर्फ आप 15 साल चला सकते हैं अब से। तो 15 साल के बाद वो अनफिट माने जाएंगे। और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे जहां पे आपके व्हीकल्स को चेक किया जाएगा कि फिट है या अनफिट है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है सरकार ने। एयर क्लीन, आपको पता होगा कि पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मसला है। ठीक है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो लोगों को इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं पॉल्यूशन के। अभी रिसेंटली हमने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले ही दिल्ली का पॉल्यूशन, दिल्ली एनसीआर नोएडा वगैरह का पॉल्यूशन लेवल जो था बहुत ही ज़्यादा हाई था। मतलब वो जो हवा थी इतनी जहरीली हो गई थी कि लोग उसमें सांस भी नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप ये मानिए कि ऑक्सीजन, वहाँ के लोगों को अगर फ्रेश ऑक्सीजन लेनी थी तो उसके लिए वो पेड कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे क्लब्स बन चुके थे या स्पा बने हुए थे जहां पर 300 या 400 रुपए आप दे रहे थे सिर्फ 15 मिनट एक नीट एंड क्लीन ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ऐसी हालत हो गई है। तो सरकार चाहती है कि कैसे हम अपनी पॉल्यूशंस का लेवल कम करें और कैसे एयर को क्लीन करें। तो उसके लिए सरकार ने 5 साल में 2000 करोड़ रुपए देने के बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट है अब टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर भी एक मेन फोकस में रहा है इस साल बजट 2021 में। ठीक है, सरकार ने बोला है कि वो फोकस करेगी टेक्सटाइल सेक्टर में, मेगा इन्वेस्टमेंट करेगी। ऐसा कुछ प्लानिंग है सरकार का कि टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो जिसमें मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च करेगी सरकार और 60 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे अगले 3 साल में। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवे। अब रेलवे के लिए सरकार क्या लेके आई। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं तो पूछा जाएगा रेलवे के बारे में। ठीक है,
मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सरकार ने बोला है कि मेट्रो को वो 11,000 करोड़ रुपए देगी और 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू होंगी, यानी कि सरकार ने बोली है, बजट में अब बताया गया है कि 2 तरह की मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा, ठीक है, जिसमें टायर 1 और टीयर 1 टीयर 2 के लिए मेट्रो सेवा होगी। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए दिए गए हैं और रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा, यानी कि भारत में ही जो भी रेलवे का काम हो वो इंडिया की ही, मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया से ही बनी हुई चीजों से वहां पे वर्क हो, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, यानी कि परिवहन मंत्रालय को सरकार बजट में क्या मिला है। तो परिवहन मंत्रालय को दिए गए हैं 1.18 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अगले साल 8,500 यानी कि 8,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। बंगाल में नई सड़क के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और असम में सड़कों के निर्माण के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों कि कौन से स्टेट को सड़क निर्माण के लिए कितना पैसा दिया गया है। तो याद कर लीजिए कि वेस्ट बंगाल को 25,000 करोड़, असम के लिए 35,000 करोड़, कोलकाता सिलीगुड़ी जो रोड है उसका अपग्रेडेशन होगा और तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, ठीक है। और बिजली को लेकर के क्या सरकार ने ऐलान किया है, तो अभी सरकार ने बोला है कि ग्राहक अपनी पसंद की बिजली यूज कर सकते हैं, यानी कि आप जिस कंपनी से चाहें उस कंपनी की बिजली को यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन और बंदरगाहों के लिए सरकार क्या लेके आई है, तो वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजना है, ठीक है। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। और इसमें हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, ओके। संभावित भू क्षेत्र अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन भी शुरू की जाएगी। संपत्ति मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो कि प्रगति को जांचने और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य को ट्रैक करेगा, ठीक है। बिजली को लेकर के भी सरकार का बड़ा ऐलान है कि ग्राहक बिजली कंपनियां खुद चुन सकेंगे, यानी कि आप जिस कंपनी की बिजली यूज करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के, बॉन्ड मार्केट को यानी कि मार्केट को लेकर के और गोल्ड एक्सचेंज को लेकर के क्या सरकार लेके आई है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनेगा, ठीक है। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा, यानी कि आप गोल्ड एक्सचेंज अब सेबी के अंदर आएगा, राइट। इन्वेस्टर्स चार्टर का ऐलान होगा और जो इंश्योरेंस एक्ट था 1938 में संशोधन किए जाएंगे, उसे चेंज किया जाएगा, मॉडिफिकेशन होगा और इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई की अनुमति दे दी है, जहां पर अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में केवल 49% ही एफडीआई था। अब उस एफडीआई को 49 से बढ़ा के 74% कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बैंक के बारे में क्या है, ठीक है। तो पीएसबी का यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका रिकैपिटलाइजेशन होगा। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए नए वित्त वर्ष में बैंकों में डाले जाएंगे, यानी कि पीएसबी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। डूबे कर्जों को लेकर के सरकार का बड़ा ऐलान है कि डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी और बैंक डूबने पर अब 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। यानी कि सपोज आपने पीएनबी में अपना अकाउंट खोला है, वहां पर या कोई एफडी करी है, ठीक है, जो भी सेविंग अकाउंट है, एफडी है, करंट अकाउंट है, व्हाटएवर जो भी है आपका, अगर आपके उस अकाउंट में पैसा अगर डूब जाता है, तो पहले क्या था कि अगर आपके 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, चाहे बैंक डूब गया तो केवल 1 लाख रुपए ही आपको देगा। तो उससे हमारा ही नुकसान हो रहा था ना, हमें फायदा क्या हो रहा था, भैया हमने अपनी मेहनत की कमाई बैंक में डाली इस भरोसे कि
हमारे पैसे सेफ रहेंगे। अब बैंक ही डूब गया तो इंसान, मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाके अपने पैसों को रखे, कहाँ जाके अपने अकाउंट्स खोले। तो तब केवल 1 लाख रुपए मिलते थे, तो अब 1 लाख की जगह सरकार ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। ठीक है, अगले साल पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें विनिवेश होगा और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। ठीक है, बीपीसीएल में जो इन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है, वो अगले वित्त वर्ष में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम क्या थी कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की भारत सरकार ने महिलाओं को जो बीपीएल फैमिलीज थी उन्हें फ्री सिलेंडर कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन दिया था। ठीक है, तो ये उज्ज्वला स्कीम के तहत था। तो उज्ज्वला स्कीम के लिए सरकार ने 1 करोड़ परिवार, सरकार ने बोला है कि 1 करोड़ और परिवारों को जोड़ा जाएगा और 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमन जी ने बताया था कि 6 स्तंभ पर टिका है 2021 का बजट। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो जो 6 स्तंभ हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि किन चीजों को उन्होंने बोला कि 6 स्तंभ हमने बनाए हैं जिस पर हमारा 2021 का बजट टिका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, फिर नेक्स्ट है मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, नेक्स्ट है नवाचार, अनुसंधान और विकास, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है, तो ये 6 स्तंभ हैं ये इस साल के बजट के कि जिन पर बजट टिका हुआ है। तो ये स्तंभ भी याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब है देखिए, वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर 9.5% किया गया है। ठीक है, 2021 और 22 के लिए वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा यानी कि जीडीपी 6.8% रहने का अनुमान है। मार्केट में ग्रॉस बोरोइंग्स 12 लाख करोड़ रुपए रहेगी और 2020 और 21 में वित्तीय घाटा 9.5% रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद कर लीजिए। जीडीपी का कितना अनुमान है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो 6.8% और जो वित्तीय घाटा है वो 9.5% कर दिया है। ठीक है, जिसको 6.9 से बढ़ा करके 9.5 कर दिया। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है। इस योजना में क्या था कि 2020-21 के दौरान ड्रोन का उपयोग कर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लगभग 1 लाख गांव में संपत्ति के रिकॉर्ड का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो ग्रामवासी, जो वहाँ के लोकलाइट्स थे, गांव के लोग थे, उन्हें अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में मदद कर रही थी ये योजना। ठीक है, तो यानी कि जो भूमि रिकॉर्ड था उसका डिजिटलाइजेशन करना, डिजिटलीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना इस योजना के तहत। और इसमें क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत एक संपत्ति कार्ड का वितरण चालू किया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या लाई है सरकार, इसमें स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिलेगा। ठीक है, और 2021 में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उसके दायरे में लाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम को शुरू करने की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार ने दी किसानों को राहत, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाया। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यानी कि वेजिटेबल्स हम बोल सकते हैं या ग्रेन्स बोल सकते हैं, उन्हें लाया गया है। तो जानते हैं कि कैसे दायरा बढ़ा है। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा, यानी कि पहले ऑपरेशन ग्रीन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन में पहले कौन कौन से प्रोडक्ट आते थे। तो सिर्फ पहले टमाटर, प्याज और आलू ही आते थे। अब इन तीनों के अलावा भी 22 पेरिसेबल क्रॉप्स को भी शामिल किया गया है। ठीक है, कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा और इसका लाभ किसानों को भी दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा, 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन और एपीएमसी
को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि अभी तक जो इम्पोर्ट होता था उसमें 22 और ऐसे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद, जिन्हें शामिल किया जाएगा। ENAM के लिए 1000 नई मंडियां बनाई जाएंगी। मछली कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट है एक देश एक राशन कार्ड। अभी ये कुछ ही राज्यों में लागू है। ठीक है, तो अब ऐसी योजना है कि 31 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया जाएगा, जिसमें 71 करोड़ लोगों तक वन नेशन वन कार्ड यानी कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लाई जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट MSME सेक्टर के लिए क्या है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। तो MSME की मजबूती के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र को बजट 2021 और 22 में क्या मिला है, तो इसमें कहा गया है कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए कमीशन का जल्द होगा गठन। लेह में नया विश्वविद्यालय खुलेगा और 15,000 स्कूलों को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन को लेकर के क्या है, क्या चीज कही है सरकार ने, तो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया है। यानी कि सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करें। डिजिटल पेमेंट से क्या होता है कि आप टैक्सेस की चोरी नहीं कर सकते हो, ब्लैक मनी को रोका जा सकता है अगर डिजिटल पेमेंट होता है तो, क्योंकि उसमें आपको हिसाब देना होगा। वो डिजिटल पेमेंट जो है आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है, उस पर आप कुछ भी हेराफेरी नहीं कर सकते। तो तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि प्रवासी मजदूर के लिए सरकार क्या लेके आई है। आपने कोरोना में देखा होगा कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो प्रवासी मजदूर यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं रोजगार के लिए, काम के लिए, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो लोगों ने क्या करा, प्लान करना चालू कर दिया। तो जहाँ पे जब बिजनेस बंद हुए, कंपनीज बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गई, जो डेली वेज पे अपना जीवन निर्भर था जिन लोगों का, ठीक है, तो उन लोगों के पास खाने को नहीं था तो क्या करेंगे बेचारे, अपने घरों को ही वापस जाएंगे, अपने गाँव को ही जाएंगे। तो इनके लिए सरकार क्या लेके आई है, तो प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना को लाया गया है। साथ ही साथ 1000 करोड़ रुपए टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए दिए जाएंगे। इसका फायदा असम और पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा। ठीक है, महिलाएं अब हर शिफ्ट में काम कर सकती हैं। पहले होता था कि फीमेल्स कुछ लिमिटेड इलाकों में ही शिफ्ट में वर्क कर सकती हैं, या कुछ लिमिटेड एक रिस्ट्रिक्टेड शिफ्ट होती थी कि वो नॉर्मल यानी कि 9 to 5 का ही जॉब कर सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फीमेल भी हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी अपनी सुविधा अनुसार। सभी मजदूरों को एक न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। ठीक है, वो सरकार तय करेगी कि कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है अभी नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन। तो नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनेगा, जो कि क्या करेंगे कि जनसंख्या की गणना करेंगे, जो कि डिजिटल होगी। ठीक है, और ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इमरजेंसी फंड के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और साथ ही साथ 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, तो उन्हें टैक्स में राहत दी गई है, यानी कि उन्हें टैक्स नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउसिंग लोन को लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के और कस्टम ड्यूटी को लेकर के सरकार ने क्या कहा है। तो पहले जानते हैं हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन पर कम से कम 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत को और 1 साल तक बढ़ाया गया है। ठीक है, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट अतिरिक्त 1 साल तक बढ़ी है, और स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा किया गया है, जो कि 31 मार्च 2022 तक वक्त रहेगा उसके लिए। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी के मामले में 400 साल जो पुरानी छूटों का रिव्यू किया जाएगा, और 1 अक्टूबर से नई कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को लागू किए जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम ये जानते हैं कि ठीक है कि इस बजट में आपके लिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, यानी कि कौन सी चीजें आपको सस्ती पड़ेंगी और किन चीजों में ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं, सेस बढ़ा दिए गए हैं, जिससे चीजें महंगी हो जाएंगी।
तो मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स हैं जिन पर अब 0 के बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी होगी। तो पहले क्या था, 0 कस्टम ड्यूटी थी, कुछ नहीं था, अब 2.5%, 2.5% कस्टम ड्यूटी लगा दी है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मोबाइल फोन्स के कुछ पार्ट्स यानी कि मोबाइल फोन्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉपर पे ड्यूटी घटा करके 2.5% कर दी है, यानी कि कॉपर की ड्यूटी अगर कम हो गई है तो मेटल सस्ता हो जाएगा। ठीक है, स्टील पे भी ड्यूटी कम कर दी है, 7.5% कम कर दी है। 7.5% बहुत ज़्यादा लंबा रेशियो होता है, बड़ा अमाउंट होता है, तो जिससे स्टील भी मेटल भी सस्ता हो जाएगा। अब स्टील स्क्रू पर 10 के बजाय 15% ड्यूटी होगी। ठीक है, सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। सोने चांदी पर भी अगर कस्टम ड्यूटी कम हुई है तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड और सिल्वर अब सस्ता हो गया। ठीक है, कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी है। तो कॉटन की जितना भी सामान है, कपड़े हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत ही महंगी हो जाएंगी। और चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर रखे गए हैं। कुछ ऑटो पार्ट्स पर भी ड्यूटी बढ़ेगी। तो ऑटो पार्ट्स पर अगर ड्यूटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि ऑटो से रिलेटेड चीज़ें भी कॉस्टली होंगी, यानी कि कॉपर, स्टील, मेटल को सस्ता किया गया है बिकॉज ऑफ दैट आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, ताकि तो ज़्यादा से ज़्यादा मेटल जो है इंडिया का बने, यहीं पे बने और यहाँ की कंपनियां अपने ही देश का मेटल यूज़ करें। ठीक है, तो सोना चांदी भी अभी आपको सस्ता मिलेगा। तो बजट में दोस्तों फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। और ये था बजट, जो हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इंक्लूड करी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इस वीडियो को देखिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।